पुलिस के पास में रात्रि के 11 बजे एक फोन कॉल जाता है और उधर से वो लड़का पुलिस से कहता है कि साहब हमारे गांव में कत्ल हो गया है, आप शीघ्र ही हमारे गांव में आ जाइए। ये बात सुनकर के पुलिस देरी नहीं करती, तत्काल जितने भी पुलिस वाले होते हैं थाने में वो सभी गाड़ियों में बैठ करके तत्काल उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां से उस लड़के ने फोन किया था। अब मैं बल के साथ में पुलिस फोर्स जब उस गांव में पहुंचती है तो गांव के लोग जब देखते हैं कि गांव में पुलिस आई हुई है तो सभी लोग सतर्क हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर पुलिस गांव में आई है तो आई क्यों है, आखिर क्या बात है। सभी लोग इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी वो थाना अध्यक्ष जो होते हैं उसी लड़के के फोन पर पुनः फोन लगाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, हम तो तुम्हारे गांव में आ चुके हैं और हमें बताओ कहाँ कत्ल हुआ है। तब वो लड़का पुलिस के पास आता है और कहता है कि साहब मेरे साथ चलो, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कत्ल हुआ है। फिर वो पुलिस को लेकर के जाता है और एक घर की तरफ इशारा कर देता है, कहता है कि साहब इस घर में कत्ल हुआ है। फिर पुलिस उस घर में जाती है और दबश डालती है तो वहां से कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब वो थाने लेकर के आती है और उस व्यक्ति से जब पूछताछ की जाती है फिर वो पुलिस को वो हकीकत बताता है, जिसे सुनकर के पुलिस भी दंग रह जाती है कि आखिर उस व्यक्ति ने पुलिस को ऐसी कौन सी हकीकत बताई थी जिसको सुनकर के पुलिस भी हैरान हो गई थी। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर उसने पुलिस को क्या बताया था। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बागवत जिले के बिनौली गांव में एक जगदेव नाम के व्यक्ति रहा करते थे। उनके 2 बेटे थे और एक लड़की थी जिसका नाम सुमन था। सुमन की उम्र लगभग 20 या 22 वर्ष की रही होगी, लेकिन सुमन जो थी देखने में काफी खूबसूरत थी, हष्ट पुष्ट भी थी। लेकिन उसका जो प्रेम प्रसंग था वो गांव के ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम नीरज होता है उर्फ छोटू भी उससे कहा करते थे, तो उस नीरज के साथ में उस सुमन का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। धीरे धीरे यूं ही उसके प्रेम प्रसंग को लगभग 2 वर्षें बीत जाती हैं। उसके घर वालों को जब इस बारे में पता चलता है कि हमारी लड़की और उसके भाइयों को जब पता चलता है कि हमारी बहन सुमन पड़ोस में रहने वाले नीरज के साथ में रिलेशनशिप में है, तो वो इस बात का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और अपनी बहन को समझाने का बार बार प्रयास करते हैं और कहते हैं कि देखो बहन, ये गांव का मामला है, यहाँ पर तुम अगर इससे बोलोगी, इससे तुम्हारा रिलेशन रहेगा तो गांव समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे कि इन्हें अपनी बहन नहीं रोक मिल रही है, ये गांव में लड़कों से इधर उधर बोलती फिर रही है, इसलिए हमारी इज्जत का कम से कम ख्याल करो, इसलिए इस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दो। लड़की जो होती है प्रेम में इतनी दीवानी होती है कि उसके भाइयों के समझाने पर भी उस लड़की ने बिल्कुल भी गौर नहीं दिया इस बात पर, और वो निरंतर जैसे ही उस लड़के नीरज से मिलती थी उसी हिसाब से मिलती रही। इस प्रकार से काफी समय बीत जाता है। एक दिन पुनः किसी ने आकर के बताया कि देखो भाई, आज तुम्हारी बहन हमने उस लड़के नीरज के साथ खेतों में मिलते जुलते देखा था। ये बात जब उसके भाई सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा विरोध करने लगते हैं और अपनी बहन के साथ मारपीट भी करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं। कहते हैं उस दिन हमने तुझे समझाया लेकिन तेरे समझ में एक बात नहीं आई कि तू गांव के अगर लड़के से बोलेगी तो लोग हम पर हंसेंगे, आखिर क्या समाज में हमारी इज्जत रह जाएगी, वैल्यू रह जाएगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम जल्दी तुम्हारा विवाह कर देंगे। यह सोच विचार करके उसके जो माता पिता होते हैं उन्होंने 23 नवंबर 2024 को सोनीपत में गोहाना थाना क्षेत्र के निवासी कृष्ण के साथ में अपनी बहन की सगाई कर दी थी। लेकिन शादी होने के बाद जो सुमन होती है वो अपने प्रेमी को नहीं भूल पाती। उसका जो पति था कृष्ण, उसके साथ शादी हो गई थी, लेकिन वो कृष्ण भी अपनी पत्नी सुमन से काफी प्यार करता था। लेकिन कहते हैं कि प्रेम जो होता है वो कुछ ज्यादा हद तक इंसान का जब बढ़ जाता है तो फिर उसके राब ढाब ही कुछ अलग हो जाते हैं। सुमन पति के पास रहने के बावजूद भी वो अपने प्रेमी नीरज को नहीं भूल पा रही थी। सुमन अपने पति के पास रहने के बावजूद भी वो अपने प्रेमी को नहीं भूल पा रही थी। जब भी वो मायके आया करती थी तो वो अपने प्रेमी से जरूर मिलकर के जाया करती थी। इस बारे में धीरे धीरे जब सुमन के पति कृष्ण को पता लगता है कि हमारी पत्नी का अफेयर मायके में पड़ोस में रहने वाले एक लड़के नीरज के साथ चल रहा है, तो इस बारे में वो भी अपनी पत्नी पर नाराज होता है, कहता है कि तुम्हें कम से कम अब तो छोड़ देना चाहिए।
अरे तुमने शादी से पहले कुछ भी किया, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो और मेरी जिंदगी में तुम आ चुकी हो, तो तुम्हें फिर उस व्यक्ति की क्या जरूरत पड़ रही है, उससे तुम संपर्क अपने खत्म कर दो। फिर वो कृष्ण जो होता है नीरज को फोन लगाता है और कहता है कि देखो भाई, अब तुम इसका पीछा छोड़ दो, ये हमारी पत्नी हो चुकी है। तब उसने फोन पर कृष्ण के लिए यानी सुमन के पति के लिए बहुत भला बुरा कहा, बहुत गालियां दी, और यह बात कृष्ण पर बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपनी पत्नी सुमन को उसी के मायके छोड़ करके चला आया। सोचने लगता है कि आखिर क्या फायदा ऐसी पत्नी को रखने से, जिस पत्नी को समझाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो किसी की बात मान नहीं रही है, ना तो हमारी बात मान रही है। इसका प्रेमी है वो हमको गाली दे रहा है और ये अपने प्रेमी की साइड जा रही है, हमारी कोई बात नहीं सुन रही है, तो फिर ऐसी पत्नी को रखने से क्या फायदा। यह विचार करके वो उसे सुमन को उसके मायके छोड़ देता है और उसके भाई और बाप से भी कहता है कि देखो, ये अपने प्रेमी से बात करना नहीं छोड़ रही है और मैंने उसे फोन करके इसके प्रेमी को जब समझाया तो उसने मुझसे बहुत भला बुरा कहा। ये बात जब उसके घर वाले सुनते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, सुमन को डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन सुमन एक भी बात किसी की सुनने को राजी नहीं थी। कहते हैं कि जिसके ऊपर इसका भूत सवार होता है उसे मौत भी अपनी दिखाई नहीं देती। लेकिन जो नीरज होता है वो भी उतना ही दीवाना था सुमन के जितनी सुमन थी। एक दिन मौका लगते ही जो नीरज होता है वो अपनी प्रेम का सुमन को लेकर के घर से भाग जाता है। ये बात गांव में बड़े जोरों शोरों से फैल जाती है कि उनकी लड़की जो थी वो पड़ोस में रहने वाले नीरज के साथ भाग चुकी है। तब सुमन के जो बाप भाई होते हैं वो नीरज के घर जाते हैं और उसके माँ बाप से कहते हैं कि देखो, या तो हमारी लड़की ला करके तुम वापस दे दो, अगर तुमने वापस नहीं दी तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसका परिणाम भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ। वो बहुत ज्यादा डराते धमकाते हैं। फिर नीरज के घर वाले डर जाते हैं और फिर वो अपने लड़के नीरज को फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, इसके घर वाले घर पर आ गए थे और भला बुरा कहने लगे थे, इसलिए तुम इसको लेकर के घर आ जाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो, इसे वापस लौटा दो। तब वो नीरज कई दिन के बाद में सुमन को लेकर के अपने घर आ जाता है और शुक्रवार के लिए जो नीरज के घर वाले माता पिता होते हैं वो सुमन के लिए सुमन के घर वालों को सौंप जाते हैं। उसके बाद सुमन के घर वाले बहुत समझाते हैं, उसके भाई माता पिता जो भी होते हैं और उसका जो पति होता है कृष्ण वो भी आ जाता है, लेकिन एक भी बात सुमन सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके तो दिमाग पर केवल अपने प्रेमी नीरज का ही भूत सवार था, उसी का चेहरा उसके दिमाग में चल रहा था, वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने विचार किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इस लड़की को बहुत समझा दिया, इसने हमारी समाज में बेइज्जती भी करवा दी, घर से भी भाग गई और शादी कर दी इसकी, फिर भी ये नहीं छोड़ रही है। तो रात्रि के 11 बजे उसके जो भाई होते हैं, उसका पति होता है, लगभग 3-4 लोग उसे अपने घर के कमरे में बुला करके ले जाते हैं और पहले तो उसे समझाते हैं और समझाने के बाद उसे डांटते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो फिर भी कोई बात नहीं मानती। फिर वो क्रोध में आकर के चाकू निकाल करके उसका गला रेत करके उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद में वहां से ले जाते हैं और हत्या करने के बाद में उसके जो भाई होते हैं उसके शरीर के दोनों टुकड़ों को उठा करके ले जाते हैं और गांव के ही पास दादरी रोड पर देवेंद्र के खेत में, जो गन्ने का खेत होता है, उसमें गड्ढा खोद करके सुमन के शरीर को वहां गाड़ देते हैं और गाड़ने के बाद वो अपने घर आकर के रहने लगते हैं। ये बात की जानकारी जब सुमन के प्रेमी नीरज को पता लगती है कि हमारी प्रेम काका इसके भाइयों ने कत्ल कर दिया है, तो फिर उस पर रुका नहीं जाता। फिर वो रात के 11 बजे पुलिस को फोन करता है, कहता है कि साहब हमारे गांव में कत्ल हो गया है, आप शीघ्र आ जाइए। इधर से जब पुलिस वाले जब सुनते हैं इस बात को कि गांव में कत्ल हो गया है, तो फिर वो देरी नहीं करते, तुरंत गाड़ी निकालते हैं और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले बैठ करके उसी गांव में आ जाते हैं, बिनौली गांव में, और उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर कहां पर कत्ल हुआ है। फिर वो लड़का आकर के बताता है कि साहब इस घर में कत्ल हुआ है। तो पुलिस उस घर में छापा मारती है और उससे डॉग भी आता है। वहां पर उनकी जब इंक्वायरी की जाती है तो 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और जब उन्हें थाने ले जाकर के पूछताछ की जाती है तब वो पुलिस के सामने ज्यादा टिक नहीं पाते और अपना सच उगल देते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने ही अपनी बहन का कत्ल किया था। ये सारी बात
जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये उन्हीं 5 मुजरिमों ने पुलिस को बताई थी कि हमने अपनी बहन को इस वजह से मारा था। फिर पुलिस गन्ने के खेत से उस लाश को गड्ढे से निकलवाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उन 5 को खिलाफ मर्डर का मुकदमा लिखने के बाद उन्हें जेल भेज देती है। और पुलिस इंस्पेक्टर जो कुलदीप सुरोह ने बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे सारी हकीकत कबूली गई। उन्होंने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया और ये मर्डर केवल उसकी प्रेम प्रसंग के चलते हुआ था, क्योंकि उन्होंने लड़की को बहुत समझाया था और लड़की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से ये घटना घटी। तो साथियों, ये कहानी सुनाकर के हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।